हेलो एवरीवन, हम आज जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे हाउ डज़ द हार्ट वर्क। हमारा जो हार्ट है वो कैसे वर्क करता है वो इसमें देखेंगे हम। ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए गाइस, इसमें जो है हार्ट के स्ट्रक्चर को बताया गया है, हार्ट एनाटॉमी। इसमें आप देख सकते हैं हार्ट के वेरियस पार्ट्स दिए हुए हैं। ईच पार्ट्स को मैं इजीली तरीके से आपको बताती हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द ये सारी जो टर्म्स है ये याद हो जाए और आप जो भी आगे थ्योरी में बताया जाएगा उसको आप इससे रिलेट कर पाएँ। अब मैं कुछ बेसिक्स बात आपको पहले बता देती हूँ कि हर चीज़ें जो इसमें है वो पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ें मैं स्लाइड्स में डाल पाऊँ। कुछ जनरल टर्म्स है जो आपको खुद से याद करने होंगे, मैं बता रही हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जो ह्यूमन हार्ट है ना वो कोन सेक शेप का होता है, कोन सेक शेप का होता है। इसका जो वेट है वो 300 ग्राम्स होता है। तो हमने दो चीज़ें देखी कि ह्यूमन के हार्ट का शेप क्या होगा, तो आप कह सकते हैं फिस्ट शेप का है या कोन सेक शेप का है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है वो 300 ग्राम्स का होता है। ठीक है, और हमारे जितने भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं ना वो सब ताकि उनको किसी तरीके का शॉक ना लगे या धक्का ना लगे, एक थिन मेम्ब्रेन या एक पतली झिल्ली से कवर्ड होते हैं। वैसे ही हमारा जो हार्ट है ना वो भी एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होगा उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो है ये शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर आपको किसी तरीके से धक्का लगता है, आप गिर जाते हैं या कोई चोट आती है, तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कोई डैमेज ना हो, इसके कारण यही मेम्ब्रेन और ये फ्लूइड पाया जाता है। अब गाइस देखते हैं कि हार्ट की पोजीशनिंग क्या है। तो हार्ट की पोजीशन जो है वह थोरैसिक कैविटी में कुछ लेफ़्ट साइड की तरफ, और हमारी जो लेफ़्ट रिब्स है उसके बीच में इसकी पोजीशनिंग होती है। अब हार्ट का फंक्शन क्या है, तो हार्ट का ओनली फंक्शन है कि ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ये जो हार्ट है ना वो बेसिकली 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है। ऊपर के जो 2 चेम्बर्स होते हैं ना उसको कहते हैं आर्ट्रियम, जैसे कि आप डायग्राम में दे सकते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ़्ट आर्ट्रियम। और नीचे के 2 चेम्बर्स होते हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल है ना ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, या कह सकते हैं इनको जो अलग करती है वो है एक वॉल्व जिसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। सिमिलरली लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल को जो वॉल्व अलग करेगी या जोड़ेगी उसको कहते हैं हम मिट्रल वॉल्व या बाइकॉस्पिड वॉल्व। अब जो राइट आर्ट्रियम है ना उसमें 2 वेना कावा या 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जो कि पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लेकर आएंगे। उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। इस डायग्राम में इन्फीरियर वेना कावा नहीं दिया हुआ है, लेकिन सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का काम ये है कि अपर साइड ऑफ द बॉडी से इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेकर आता है, और इन्फीरियर वेना कावा का ये काम है कि वो लोअर साइड ऑफ द बॉडी से पूरा इम्प्योर ब्लड लेकर के हार्ट तक पहुंचता है। अब कुछ थ्योरी देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि देखिए आपका हार्ट एक स्ट्रॉन्ग मसल रहता है जिसका काम होता है आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करना। एक नॉर्मल हार्ट का जो साइज़ होता है ना वो होता है क्लेंच्ड फिस्ट साइज का, और ये काम करता है लाइक एन इंजन। जैसे कि एक इंजन कार को चलाता है वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने का काम हमारे हार्ट का होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हार्ट में
दो साइड्स होते हैं, दो चेम्बर्स होते हैं जिसे हम आर्ट्रियम और वेंट्रिकल कहते हैं। हमारे हार्ट का जो राइट साइड होता है ना, वो ब्लड को पंप करने का काम करता है थ्रू आउट द बॉडी, राइट, सॉरी गाइस, द जो राइट साइड होता है ब्लड वो पंप करता है लंग्स में, लंग्स की तरफ, ठीक है। मतलब राइट साइड जो है वहाँ पर क्या, कौन से टाइप का ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए राइट साइड का जो ब्लड, जो हार्ट है वो पंप करेगा ब्लड कहाँ पर, लंग्स की तरफ, ताकि उसको क्या मिल जाए, ऑक्सीजन। वैसे ही लेफ़्ट साइड का जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो उसको कैरी करेगा। ये कहाँ से ब्लड लेकर के यहाँ पर पहुँचेगा, तो ये पहुँचेगा लंग्स से आपकी आर्टरीज़ में। अब मैं आपको बता देती हूँ गाइस, हाँ, दो टाइप की नर्व्स हमारी बॉडी में होती है, वो मैं बता देती हूँ। पहला होता है आर्टरीज़, दूसरा होता है वेन्स। आर्टरीज़ जिसको हम आई डोंट नो द टर्म इन हिंदी, आप देख लीजिएगा कि जो आर्टरीज़ होती है ना उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। और दूसरा जो होती है वेन्स, वेन्स में होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। पूरी बॉडी में हमारे इसी टाइप की नर्व्स मिलेंगी, लेकिन हार्ट में डिफरेंट या अपोजिट फंक्शनैलिटी की दो वेन मिलती है, जिसके आगे लिखा होता है पल्मनरी, ठीक है। पल्मनरी मतलब रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। तो पल्मनरी आर्टरी जो है ना वो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म है कि सारी आर्टरीज़ जो बॉडी में होती है उनमें होता है ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड, और सारी वेन्स जो बॉडी में होती है उनका ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन दो ऐसी आर्टरीज एंड वेन्स है जिसका फंक्शन उल्टा होता है, वो हार्ट में पाई जाती है। पल्मनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये लेकर के जाएगी ब्लड को लंग्स तक, और पल्मनरी वेन ये लंग्स से ब्लड लेकर आएगी ऑक्सीजन वाला। बस ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो आपको याद रखने हैं। अब हमारे हार्ट में ना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, हमारे हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो कि हार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं हार्ट बीट और पल्स। अब ये हार्ट बीट और पल्स को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो ये कंट्रोल होता है थ्रू कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ना, एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर अपर पार्ट ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो जो ब्लड है वो ऊपर वाले आर्टरियम को क्रॉस करके नीचे वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब देखिए गाइस, ये है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, वैसे ही इन्फीरियर वेना कावा लोअर साइड ऑफ द बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है उसको लेकर के आएगी। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि हार्ट वर्क कैसे करता है। अब सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आते हैं, ठीक है, वो जो ब्लड है वो एंटर करेगा आपके राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में एंटर करने के बाद जैसे ही आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है या आपके आर्ट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो ब्लड है वो ट्राइकॉस्पिड वॉल को क्रॉस करेगा। ट्राइकॉस्पिड वॉल क्रॉस करने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये जाएगा पल्मनरी आर्टरी में, ये जाएगा पल्मनरी आर्टरी में, ठीक है। ये पल्मनरी आर्टरी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पल्मनरी आर्टरी आपके ब्लड्स को कहाँ लेकर जाएगी, तो लंग्स में। ये पल्मनरी आर्टरी आपके ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, तो लंग्स में, ठीक है, लंग्स में लेकर के जाएगी। अब जो पल्मनरी वेन है लंग्स से आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड को लेकर के आएगी हार्ट में वापस। अब जैसे ही ये हार्ट में वापस आते हैं,
उसके बाद ये कहाँ पहुँचेंगे तो लेफ़्ट आर्ट्रियम में। लेफ़्ट आर्ट्रियम में अब आ गया ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड। अब जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब ये मिट्रल वॉल को क्रॉस करेगी। क्रॉस करने के बाद ये एओर्टिक वॉल में पहुँच जाएगी। एओर्टिक वॉल को क्रॉस करने के बाद ये पहुँच जाएगी लेफ़्ट वेंट्रिकल में। इस तरीके से क्या हुआ गाइस कि लेफ़्ट आर्ट्रियम से इम्प्योर ब्लड आया, आने के बाद ये इसने ट्राइकॉस्पिड वॉल क्रॉस करी, राइट वेंट्रिकल में आया, फिर पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके थ्रू लंग्स में गया, लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन में आया, लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन में आया, इस पल्मोनरी वेन के बाद फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद क्रॉस करते हुए लेफ़्ट आर्ट्रियम के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, और इस तरीके से ब्लड जो है कह सकते हैं एक पाइप या नर्व है उसमें एंटर करेगा, जिसको कहते हैं हम एओर्टा। ये एओर्टा ही पूरी बॉडी में ले जा कर के आपके ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें पहुंचाएगा, और ये ब्लड पूरी सेल्स में आपकी बॉडी के पूरे सेल्स में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगा। अब देख लेते हैं गाइस ब्लड प्रेशर क्या होता है। ऐसा प्रेशर जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो, उसको ब्लड का प्रेशर कहते हैं। ब्लड को जो हार्ट है पूरी बॉडी में एक प्रेशर के साथ पंप करता है, इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहेंगे। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो होता है 120/80 mm/Hg, ठीक है। और इसी को 120 को हम कहते हैं सिस्टोलिक, ठीक है। मतलब इसी प्रेशर से हमारी जो वेंट्रिकल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जो 80 है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। मतलब इसी प्रेशर से हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होगा। अब गाइस ये देखिए कि एजिंग का हमारे हार्ट पर क्या असर पड़ता है। तो एजिंग से क्या होगा, हमारे हार्ट में और ब्लड वेसल्स में कुछ चेंजेस आ जाती है। जैसे कि आप ओल्डर होते हैं, अगर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी हार्ट बीट जल्दी तेज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स जब आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं वो नॉर्मल ही रहेगी, और सिग्निफिकेंटली एजिंग के साथ वो चेंज होते जाएंगे। तो गाइज़ एज के साथ जो चेंज है आते हैं हार्ट में, इससे हमारा जो रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़ है वो बढ़ जाता है। अब ये जो रिस्क है ये बढ़ने का कारण जो होता है एक फैटी डिपॉज़िट, ये कह सकते हैं फ़ैट का डिपॉज़िट हो जाना। कहाँ होगा तो आपकी आर्टरीज़ में। अब ये आर्टरीज़ आपको जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मली जो आर्टरीज़ पूरी बॉडी में होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजन वाले ब्लड कैरिंग आर्टरीज़ में अगर फैटी डिपॉज़िट हो जाएगा तो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड उसको कैरी करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा, मतलब आपके सेल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अल्टीमेटली आपका हार्ट जो है वो वीक हो जाएगा, और इसी सिम्टम्स को हम कहते हैं हार्ट का ब्लॉकेज। एक ऐसी मतलब अच्छी चीज़ है कि अगर आपको पता चल जाता है कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब आपके हार्ट में ज़्यादा फैट डिपॉज़िट हो रहा है, आपके आर्टरीज़ में ज़्यादा फैट डिपॉज़िट हो रहा है, आपको ब्लॉकेज की कंडीशन आ सकती है। तो आपके लाइफस्टाइल को आप चेंज करके इस कंडीशंस को ओवरकम कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, और अवॉइड कर सकते हैं रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। अब गाइस और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि आर्टरीज़ और वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, और आर्टरीज़ और वेन को सप्लाई करने का काम एरोटा का हो जाए, जो अपर मोस्ट नर्व होती है हार्ट में, ठीक है। लेकिन हमारे हार्ट को भी तो नरिशमेंट की ज़रूरत है, तो उनको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, तो हार्ट में कुछ आर्टरीज़ पाई जाती है। अब आर्टरीज़ तो ऑब्वियसली क्या कंटेंट करेंगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड, और ब्लड में क्या होगा, फूड। तो हार्ट को नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, कोरोनरी आर्टरीज से, जो कि कहाँ होती है, सरफेस ऑफ द हार्ट।
अब देखिए गाइस कि अगर हार्ट को बीट करना है तो बीट करने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जैसे कि मैंने बताया था कि डायस्टोल और सिस्टोल जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू होती है, ठीक है। तो बीटिंग मतलब हो गया हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। तो गाइज़ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई थिंक मैंने डिसीज़ेस मिस कर दी, मैं आपको डिसीज़ेस भी बता देती हूँ। गाइज़ ये जो डिसीज़ेस है ये इसमें स्लाइड्स में अवेलेबल नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया था कि हार्ट या जो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है वो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। तो ये जो थिन मेम्ब्रेन है ना उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ऐसे ही हार्ट में जो थिन मेम्ब्रेन होती है उसको हम पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियम कहते हैं। अब ये पेरिकार्डियम में अगर मान लो कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन मतलब रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग आ गई, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कहते हैं पेरिकार्डियाइटिस। जिस भी अगर मान लो टर्म है उसके पीछे आइटिस लगा है तो इसका मतलब होता है रेडनेस, स्वेलिंग एक्सेट्रा या इचिंग एक्सेट्रा। तो पेरिकार्डियासिस ये एक हो गया डिसीज़ हार्ट से रिलेटेड। दूसरा हो गया कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। मैंने आपको बताया था कि हार्ट को भी नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस नरिशमेंट के लिए उन तक जो ब्लड पहुंचाने का, हार्ट तक जो ब्लड पहुंचाने का काम करेगी वो होती है कोरोनरी आर्टरी। जो भी वर्ड में अगर कोरोनरी लगा है तो आप ये समझ जाइए कि वो हार्ट से रिलेटेड है। तो कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगर मान लो इस वाले कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए, फैटी डिपॉजिट हो जाए, तो इसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहेंगे। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का मतलब कोरोनरी आर्टरी में या तो इन्फेक्शन हो जाना या ब्लॉकेज हो जाना। अब एक और डिसीज़ है अनीमिया, जो तो आप जानते ही होंगे कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसको कहते हैं अमोनिया। अब एक और डिसीज़ है एरिथ्रोब्लास्टोफिडेलिसिस। एरिथ्रोब्लास्टोफिडेलिसिस ये कब होगा? जब अगर मान लीजिए कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनके जो ब्लड ग्रुप है अगर वो क्रॉस हो जाए, उस केस में ये डिसीज़ आपको हो सकती है, या जो इनकमिंग बेबी है उसको हो सकती है। एक और डिसीज़ है गाइस, वो है ल्यूकेमिया। आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि ल्यूकोसाइट हमने पढ़ा था ब्लड में, ल्यूकोसाइट्स कौन से होते हैं? तो WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। अब ल्यूकेमिया में क्या होगा, जो आपके WBCs है ना, उनकी संख्या जो होगी, उनके नंबर जो होंगे वो अनलिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है। और किसी भी सेल्स का मल्टीपल होना अनकंडीशनली, उसी टर्म को हम कहते हैं कैंसर। तो ये एक टाइप का कैंसर है गाइस, जो कि WBCs जो है इसमें नंबर्स अपने आप एकदम से बढ़ने लग जाते हैं, अनिश्चित हो जाती है उसकी संख्या। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप देखिए, अगर आपको समझ में आता है, अगर कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई और सिलेबस या कोई और सब्जेक्ट जिसमें भी डाउट हो, या कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर लेक्चर अपडेट कर दूँगी। अगर इस लेक्चर में कुछ डाउट होता है तो मुझे पूछ लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।